हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ असल ज़िंदगी से प्रभावित, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि असलियत क्या है और कहानी क्या। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। कुछ कहानियाँ हमें यह एहसास दिलाती है कि हर मासूम चेहरा जो मासूम दिखता है वो असल में मासूम हो ये ज़रूरी नहीं। रात का समय, हॉस्टल की गलियां सुनसान पड़ी थी। दीवारों पर पुराने नमी के धब्बे थे। हवा में एक फॉर्मेलिन की हल्की सी गंध। दूर कहीं से आती टप टप की आवाज। कॉलेज के 5 दोस्त, सार्थक, लीना, कार्तिकेय, परिधि और उनके ग्रुप में शामिल हुआ एक नया जूनियर, रूमी। अक्सर इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए वो कॉलेज के पीछे बने अबैंडन्ड एरिया में जाते, एनाटॉमी विंग में। वहाँ की हवा, टूटी बेंचें, जंग लगे मॉडल किसी पुराने किस्से की तरफ मालूम होते। कहा जाता है उस विंग में 10 साल पहले एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में लोग उस जगह का नाम आज भी नहीं लेते। पर ये चारों, इन्हें तो बस एक जगह चाहिए थी जहाँ ये खूब मटर गश्ती करते, बातें करते। उनका ये ठिकाना एक छोटे हॉल जैसा था, जहाँ बिखरे मॉडल, सूखी धूल भरी बेंचें, जहाँ वो बैठकर घंटों बातें करते, सिगरेट पीते, एहसासों को बांटते। कार्तिकेय अक्सर सिगरेट सुलगाता और सब आपस में मिलकर उसे पीते। सार्थक हंसकर अंधेरे को चुनौती देता। लीना और परिधि कभी कभी गंभीर बातें छेड़ देते। और रूमी जो नया आया था वो ज्यादा बातें नहीं करता था। उसकी निगाहें दीवार पर बने उन धुंधले धुंधले निशानों पर टिक जाती। कभी कभी रूमी अपने बैग से एक छोटा सा डब्बा निकालता और सबको मिठाई देता। कभी लड्डू, कभी पेड़े, कभी कुछ। कहता घर से लाया हूँ, और मुस्कुरा देता। परिधि ने महसूस किया था कि उस मिठास के साथ उन मिठाइयों में एक अजीब सी सुगंध जुड़ी होती, कपूर और जड़े के धुएं जैसी, जो मन को एक अलग सी ठंडक पहुंचाती। वो उससे कहती तेरे खाने से घर की खुशबू आती है, तो रूमी हंस देता। रूमी के आने के कुछ दिनों बाद से ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। एक सुबह परिधि ने महसूस किया उसके सर से एक गुच्छा बाल अचानक गायब हो गया है। ना तो उसने कोई बाल कटवाया था, ना किसी ने देखा था कि कहाँ गया। बस एक जगह से गोल निशान रह गया था, मानो किसी ने जड़ से उखाड़ दिया हो। कुछ दिनों के भीतर सार्थक की एक नीली कमीज थी जो उसकी फेवरेट शर्ट थी, वो गायब हो गई। उसे याद है उसने 2 दिन पहले ही उसे पहना था। कमरे में ढूंढने पर भी वो नहीं मिली। ऐसा मानो कि वो कपड़ा हवा में लीन हो गया हो। रात की कुछ पहरों में हॉस्टल की उन्हीं गलियारों से सड़न की बदबू आती, और फिर कभी कभी वो सड़न एकदम से मीठी खुशबू में बदल जाती। ऐसा अनुभव होता जैसे कोई ताज़ा भूख चढ़ाया गया हो, और उसी के साथ कुछ सड़ा मरा मरा भी मौजूद हो। लीना को ये बात अंदर से खाए जा रही थी कि ये कैसी बदबू है। एक रात वो उस दुर्गंध का पीछा करते हुए गई तो उसे एहसास हुआ कि ये दुर्गंध रूमी के बैग से आ रही थी। जब उसने उस बैग को देखा तो उसमें एक काली चमड़ी के आवरण में एक किताब थी, पुरानी किताब, जिसके कवर पे कुछ धुंधला सा लिखा था। रूमी ने एक शाम सबको वो किताब दिखाई। उसका शीर्षक था कालतंत्र, मृत्यु से परे। पन्नों पर हाथ से लिखे मंत्र थे, पुरानी रसीली स्याही के निशान थे और कुछ अधूरे चित्र थे। रूमी ने सबको धैर्य से सुनाया कि 10 साल पहले जिन हालातों में आयुष नाम के छात्र ने अपनी प्रयोगशाला में आत्म प्रयोग किया था, वो एक एक्सपेरिमेंट था उस किताब के साथ।
विवरण इतना डरावना था कि सब डर गए। आयुष ने आत्मा और देह के बीच एक बंधन बनाने की कोशिश की थी। उसने खुद की देह पर प्रयोग किए थे। पदार्थों का मिश्रण, कुछ हड्डियों, बालों और अपना रक्त, सब मिलाकर एक गोल बंधन बनाया था। उसने लिखा था अगर वो सफल हुआ तो आत्मा अमर होगी। पर वो मंत्र किसी कारण अधूरा रह गया था। उस अधूरे मंत्र ने उसे जिंदा रहने नहीं दिया और पूरी तरह नष्ट भी होने नहीं दिया। वो किसी तरह अर्ध स्थिति में फंस गया। देह जली हुई और आत्मा चिपकी हुई। उस रात के बाद एनाटॉमी विंग बंद कर दिया गया। पर लोग ताज़ा हवा में जब भी उस ओर जाते तो कहते कि वहां से कभी कभी मीठी सी और सड़ी सी बदबू आती, जैसे यादें मीठी हो और उनका स्वाद सड़ता हुआ जा रहा है। ये सुनकर वो चारों चुप हो गए। फिर सार्थक जोर से हंसता हुआ बोला, तुझे पागल बनाने के लिए हम ही मिले हैं क्या? भूल मत, हम तेरे सीनियर्स हैं। इस बात को हंसकर टाल दिया गया, पर रूमी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आए। वह बार बार मिठाइयाँ लाता, जिद करता कि सब खाए। पर जब भी वे मीठा खाते, किसी न किसी को रात में कोई न कोई अजीब चीज महसूस होती। किसी न किसी का कुछ न कुछ गायब पाया जाता। परिधि के बालों का गुच्छा, सार्थक की कमीज, लीना की अंगूठी, वे चीजें कहीं भी नहीं मिलती। फिर अचानक एनाटॉमी विंग की नंगी दीवार के पास पाई जाती। बाल, कपड़े का टुकड़ा और कभी कभी एक छोटा सा लड्डू जिस पर स्याही से नाम लिखा होता। रूमी कभी कभी बातें ऐसे करता मानो कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो, जैसे उसकी आंखों में अंधेरा घना होता जा रहा हो। उसके होठों में कभी कभी आयुष जैसा कोई नाम फुसफुसाया जाता, वो नाम जो समूह के भीतर भी अनजाने भय को जन्म दे देता, क्योंकि उनमें से कोई किसी आयुष को नहीं जानता था। फिर आई अमावस की रात। रूबी ने सभी को उस हॉल में बुलाया। दीवारों पर पुराने निशान अब उभर कर आ चुके थे। बीच में उसने एक गोलाकार चिन्ह बनाया था, जिस पर राख, सिंदूर, सूखे फूल और कहीं कहीं पर उसकी उंगलियों से रिसता हुआ खून। उसने धीरे धीरे 5 आवश्यक अंशों का जिक्र किया: बाल, वस्त्र, गंध, नाम और रक्त। उसने कहा, इन पांचों में से 4 मिल चुके हैं, अंतिम अंश अधूरा है। यानी कि वहां बाल था, वस्त्र था, गंध था और रक्त भी था। बस वहां नाम की देर थी। आत्माओं के विश्वास में जब कोई दरार पड़ती है तो अचानक शोर बढ़ जाता है। दीवारों पर टंकी की आवाजें गूंजने लगी। मॉडल झन्नाटेदार स्वर में हिलने लगे। रूमी की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। आवाज उसकी थी पर स्वरों में कोई और गूंज रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे माध्यम से पूरा होऊंगा। कार्तिकेय ने डर के मारे फॉर्मेलिन उठाया और आग लगा दी, आशा करते हुए कि ये फिजिकल आग किसी तरह उस ऊर्जा को भगा दे, उस एनर्जी को नष्ट कर दे। धुआं उठता गया, पर वो धुआं वहां की हवा में और घना हो गया। रूमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें लंबी और संकरी थी। उसकी आंखों में वो पुरानी गूंज अभी भी मौजूद थी। और दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिख दिया था, पूर्ण अवतार। सुबह के सबसे पहले समय तक वहां जो भी मिला वह सब राख में बदल चुका था। किसी का शव नहीं मिला उस कमरे के अंदर। पर वो कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगले दिन सुबह कॉलेज प्रशासन के लोगों को और मित्रों को लैब के बाहर, वहां जो शांति थी वह मनुष्य के लिए घातक निकली। हॉल के बाहर छोटे से बरामदे में सार्थक का शरीर पड़ा मिला। उसका चेहरा फीका, उसकी आंखें आधी खुली, गले में एक अजीब सी गहरी सी रेखा, मानो किसी ने भीतर से उसका गला दबाया हो। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में कुछ पकड़ रखा था। जब उसके हाथ को खोला गया तो उसमें एक लड्डू था, जिसमें से वही
मीठी और सड़न की बदबू आ रही थी। उसके किनारे पर सूखे फूल जमे थे, सांसें थम चुकी थी। उसके होठों पर एक धुंधला मुस्कान सा निशान था। लीना चिल्लाई, परिधि गिर पड़ी। कार्तिकेय चीखता हुआ वहां से भाग गया। रूमी उसके बाद कभी नहीं दिखा। बाद में पता चला कि वो उस रात से लापता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था कौन। सार्थक की मृत्यु ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके गले की रेखा, उसकी मुट्ठी में वो मीठा और उसके अंदर से वो बदबू। कोई इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। कैंपस में अफवाहें फैल गई कि सार्थक ने शायद किसी को बचाने के लिए खुद को समर्पित किया था। कोई कहता है कि वो संस्कार जो वहां हो रहा था वो अधूरा रह गया, इसीलिए उसका शरीर यहीं छोड़ दिया गया। पर सच यह था कि एक जीवन समाप्त हो चुका था और जो निशान रह गए थे उनके लिए कोई सवाल छोड़ गया था, पर जवाब नहीं थे। कुछ दिनों बाद परिधि के सर से वो निशान भर गया, पर वहां बाल कभी नहीं उगे। सार्थक की नीली कमीज फिर कभी नहीं मिली। उसकी अलमारी से अब भी फॉर्मलिन की दुर्गंध आती है। टीना अब कभी भी सो नहीं पाती। अक्सर रात को नींद की गोलियां लेती है। उसे बार बार दरवाजे के पास कोई खड़ा है ऐसा मालूम पड़ता है। कार्तिकेय का अब चेहरा बदल चुका है। अब वो हंसता नहीं है, बातें नहीं करता। और फिर एक सुबह कॉलेज के बोर्ड पर एक प्रवेश फॉर्म चिपका मिला। उस मेरिट लिस्ट में 10वें नंबर पे नाम था रूमी। और इसी के साथ कार्तिकेय को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, संस्कार पूरा हुआ। कभी कभी हम जिन त्यागी हुई जगह पे जाते हैं, जिन अबेंडेंड एरियाज में जाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कि उन जगह का इतिहास क्या है, उन जगह की यादों में क्या छुपा है। हमें लगता है कि हम अगर इसे छू ले, यहाँ की ऊर्जाओं को छेड़े तो क्या ही हो जाएगा। पर कई बार उन ऊर्जाओं को छेड़ने की कीमत हमें अपनी जान से चुकानी पड़ती है। तो अगली बार जब आप कहीं जाए, किसी अबैंडन्ड एरिया में जाए और वहाँ की दीवारों को छुए, तो एक बार सोचे कि कहीं इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल कहानी वाली को सब्सक्राइब करें।